अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज मार्केट्स विद मी अलीना शिगरी। इट्स द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक, जहां पर आज हम बात करेंगे ओवर द वीकेंड जो हमने इवेंट देखा था मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का, जिसमें डिसीजन रखा गया था डिस्काउंट रेट्स के हवाले से, उनको अनचेंज रखा गया था डिस्काउंट रेट्स को। इसी हवाले से आज हमने डिस्कशन होल्ड करना है और हमने प्रोग्राम में दावत दी है अली नासिर साहब को, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम अली साहब एंड वेलकम टू द शो। एंड बिफोर बिगिनिंग द डिस्कशन मैं यहाँ पे ये मेंशन करती चलूँ कि आज के प्रोग्राम में जो हमारा हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे वो यही हैं कि IMF के प्रेशर्स हैं और फर्दर स्लोअर ग्रोथ हमारी इस वक्त एक इकोनॉमिक सिनारियो हमें नज़र आ रहा है, और इसके साथ ही साथ डिस्काउंट रेट्स को अब जो अनचेंज रखने का फैसला किया गया है। काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि डिस्काउंट रेट्स को अनचेंज ही रखा जाएगा एंड इट वॉज अकॉर्डिंग टू दी इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली। लेकिन फिलहाल अब किस तरह के मेजर्स लिए जाएंगे इकोनॉमी में, और किस तरह के अभी जो हमने प्रीवियस वीक्स में जो मेजर्स लेते हुए देखे हैं इकोनॉमी में, जो मेजर्स इंपोज किए गए हैं, वो आया कि हमें ग्रोथ रिवाइवल की तरफ लीड करते हुए नजर आएंगे। डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी अली साहब आपसे, डिस्काउंट रेट्स को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जो हमने ओवर द वीकेंड देखी, उसमें डिस्काउंट रेट्स को 14% तक पे अनचेंज रखा गया, जहां पर लोग अब इस बात को इनकॉर्पोरेट कर चुके थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिस्काउंट रेट्स में कोई स्टेट बैंक फिलहाल इंक्रीज नहीं करेगा। जी बिल्कुल अलीना, और उसकी वजूहात जो हैं वो स्टेट बैंक ने ये दी हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल है टू सम एक्सटेंट, और गवर्नमेंट ने बड़ी डिसिप्लिन या एतदाल पसंदी का इजहार किया है कर्जे लेने में, क्योंकि आपको पता है हुकूमती बोरोइंग बहुत ज़्यादा होती है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। सही। और तीसरा जो पॉइंट था वो ये कह रहे हैं कि मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, यानी हमारे माशी जो आप कह सकते हैं कि जो इस्तेलाहात, जो GDP वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये अब स्टेबल हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ों के पस मंजर में रखते हुए वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से हम चाहते हैं कि ये रेट इसी पे ही रहे, बरकरार रहे। और इस पर आपको पता है कि पहले मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आती थी बड़े पॉम्प एंड शो के साथ आती थी, अब आपने देखा होगा कि उसको थोड़ा मेलो डाउन कर दिया गया। पहले तो वो सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती थी मीडिया में, अब फिर भी आई थिंक कि स्पोक्स पर्सन के तौर पर कोई आता है एंड ही ट्राइज टू एक्सप्लेन कि व्हाट हैज बीन डन। हाँ अली साहब, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, 2 महीने से पिछले हम देखे थे कि इन्फ्लेशन हमें थोड़ी ईज ऑफ करते हुए, जिस तरह से गवर्नर साहब ने मेंशन भी किया, गवर्नर स्टेट बैंक ने, कि इन्फ्लेशन हमें थोड़े बहुत कदर बेहतर हमें ईज ऑफ नंबर्स करते हुए नजर आ रहे थे। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी का अगर हम हवाला दें, उसमें भी अनचेंज रखने का फैसला किया गया था, उससे क्या इंप्रूवमेंट देखी हमने इकोनॉमी में? देखिए अलीना, मेरा अपना जो तज्जिया है वो ये है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। अच्छा। इन्फ्लेशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल नहीं, महंगाई हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल अंडर कंट्रोल नहीं, और ये हर सिटीजन आपको बता सकता है, खाली मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से ये फिगर्स इस वजह से ये रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये लो मंथ्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के, क्योंकि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स हमारे पास सिर्फ फरवरी तक के हैं, नेचुरली, ठीक है ना। तो अब ये बहुत स्लो मंथ्स कहलाते हैं, और ये सिक्लिकल होता है, कोई या सीजनल होता है, इसमें कोई खास किसी की कोई इसमें क्या परफॉर्मेंस नहीं है। इन्फ्लेशन खुद ही काबू में आ जाती है, बिल्कुल इस तरह जैसे कश्ती जो है वो बीच समुंदर कभी तूफान में फंस जाती है, कभी हवा चलती है तो आगे चल पड़ती है, तो हम कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस है इसमें। हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है, ये एक नेचुरल एक ट्रेंड है हमारी मईशत का। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि जो शुमारियात या स्टेटिस्टिक्स ये शो करते हैं, दे आर नॉट रियलिस्टिक। क्योंकि मैं आपको इसकी एक मिसाल इस वजह से देता हूँ कि आप देखें ना, आपको आपके मुल्क की ठीक आबादी मालूम है, और अब तो आपको पता है ये एक सियासी बात है, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको खुद पता है कि वोटर लिस्टें तक उन पे क्वेश्चन मार्क्स आ गए। तो शुमारियात हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, दे आर कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब बिला वजह उनके अंदर कुछ मिलावट कर दी जाती है, ये हो जाती है, या शायद उसको सही से हमारे जो तज्जिया कार हैं, खासतौर पे जो हुकूमत की तरफ से होते हैं, वो शायद उसको असेस नहीं कर पाते, सही से समझ नहीं पाते नेचुरली। अच्छा, इसी चीज़ का मैं हवाला, एक पिछले हफ्ते की भी एक खबर थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले से, उस चीज़ को भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। उन्होंने जो ये खबर दी कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारे फ्लड से जो डैमेज हुए थे क्रॉप्स, उसका भी आउटलुक बताया कि आउटलुक भी बेहतर नज़र आ रहा है, रिकवरी स्टेज पे हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी सिचुएशन भी उन्होंने बताई थी कि काफ़ी हमें थ्रेट करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही थी कि फ्लड हिट एरियाज में वहाँ पे लोग जो है 70% ऑफ द पीपल दे आर ऑप्टिंग फॉर लोन्स, और वो लोन्स यूटिलाइज कर रहे हैं वो खाने पीने की अशिया खरीदने में। तो ये क्या फिर बाद में उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई भी किया कि एक मिसलीडिंग स्टोरी थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, उन्होंने शायद इसको, मैं हतमी कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता है कि फूड इनसिक्योरिटी की बात करना आजकल रेवोल्यूशन की तरफ पॉइंट करने की वजह होती है।
तो मे बी किसी प्रेशर या इस तरह भी हो सकता है कि वो दानिस्ता तौर पर भी उन्होंने वो स्टेटमेंट वापस ले लिया, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन किस तरह की हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि आप जिस तरह से मेंशन भी कर रहे हैं कि हम खुद से सेल्फ असेस नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमारे एक तो फ्लड्स जब हिट किए तो हम डैमेजेस को नहीं असेस कर पा रहे थे कि वी हैड टू डिपेंड ऑन दी इंटरनेशनल एजेंसीज कि हमें वो बताएं कि फ्लड डैमेजेस कितने थे। देखिए अलीना, तब तो कुछ इस तरह का मंजर था कि आपके हर सरकारी नुमाइंदा जो था वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के सामने और तमाम ममालिक के सामने खड़े हुए थे कि जी हमारा 20% मुल्क जो है पानी के नीचे चला गया, हमारे फूड स्टॉक्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हमारा मतलब वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जिस एक्सटेंट तक वो गए कि जी हम तो बिल्कुल अब खत्म हो गया पाकिस्तान। आपको खुद पता होगा इस बात का। इस तक के हमारे जो तब के वजीर खारजा थे उन तक का बयान है मीडिया के ऊपर, आपको पता है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कितनी प्रॉब्लम्स होंगी रिकवरी के अंदर, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुकी। अचानक आप देखें कि अब ना तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इसका कोई बड़ी मेंशन की गई, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी उसके अंदर कोई इसकी मेंशन नहीं है, और हुकूमत भी कह रही है कि हमारे फूड स्टॉक्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यानी इतना बड़ा सैलाब आया, यानी जो आप समझ लें कि जो मौजूदा तारीख है इसका सबसे बड़ा सैलाब होगा वो, बिल्कुल, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, आपको पता है, पता नहीं कितने उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने हजारों मीलों की सड़कें तबाह हो गई। तो यानी हुकूमत को कोई असर ही नहीं हुआ, हम पे कोई असर ही नहीं हुआ इस चीज का। हमारी मईशत इतनी मजबूत है कि सैलाब आया हम पी गए, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, इसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट है। जापान भी इतनी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वहां पे भी अब मेजर्स लिए जा रहे हैं, इवन दो उनकी इकोनॉमी को इतना स्ट्राइक किया, इतने बुरी तरह हिट किया है सुनामी और अर्थक्वेक ने। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन करना चाहूंगी एक बार फिर कि हमारी रिलायंस ऑन दी इंटरनेशनल फ्लोज, यहाँ पर IMF का भी प्रेशर हम पे दिन ब दिन हम पे बढ़ता जा रहा है, वो प्रेशर मजीद इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है। हमने जो अभी पिछले दिनों मेजर्स लिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ, उसमें जो सेल्स टैक्स पे एग्जेम्पशन थी उसको लिफ्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, वो एप्लीकेबल हो गया। अब इन्फ्लेशन को जिस तरह से आप मेंशन भी कर रहे हैं और बात भी आपने किया कि ये कोई ज़्यादा ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि अगर ईज ऑफ भी हमें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो विद दी हाइक इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस एंड साथ ही साथ ये जो मेजर्स लिए गए हैं, फ्लड चार्ज और इनकम टैक्स लगाया गया है, सेल्स टैक्स पर से एग्जेम्पशन हटाई गई है, ये तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को बिल्डअप करेगा। आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है। जून जुलाई के अंदर जो हाई कंजम्पशन मंथ्स होते हैं, जिनके अंदर हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं, एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी जून जुलाई। हाँ जी जी बिल्कुल। और आपको खुद पता है कि अभी पेट्रोलियम की प्राइसेस फिर बढ़ने वाली हैं, यानी मादनी तेल की जब कीमत बढ़ जाएगी तो हर चीज़ पर उसका असर आएगा। और मैंने काफ़ी प्रोग्रामों में कहा है, आपके प्रोग्राम में भी यही कहता हूँ कि 100 रुपये तक 1 लीटर पेट्रोल जा सकता है। 100 जी बिल्कुल जाएगा, क्योंकि अभी देखें ना आपके सामने इंक्रीज है, 9% भी गवर्नमेंट ने किया और वो भी हाफ वापस लिया और बड़ी मुश्किल से किया कि जी हम पे बड़े प्रेशर्स हैं और इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। खैर वो एक अपनी उसकी जो भी वजह होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जून जुलाई के अंदर इतना बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है कि ये सारी स्टेटिस्टिक्स तो शायद आपको उठा के कोल्ड स्टोरेज में फेंकनी पड़े, क्योंकि आपके फूड स्टॉक्स थ्रेट में ना भी हों, जो आपके मुल्क में जखीरा अंदोज लोग हैं या ऐसे सरमायाकार हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। आपको पता है चीनी की कीमत 125 रुपए तक गई ना, बिल्कुल, तो वो बात कही गई थी, तो इसीलिए गई। अभी आप देखें जब महंगाई बढ़ेगी, आप ये जो तमाम लोग जो ये इस बारे में मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन CPI को आप देखें जो बताते हैं कि जी हमने इन्फ्लेशनरी इंडेक्स बना लिया और ये बना लिया और वो बना लिया, इनसे आप ऑफ द कफ पूछेंगे चावलों की क्या कीमत है, इनको नहीं पता, बिकॉज दे आर डिस्कनेक्ट। इनको डिस्कनेक्ट, लोगों को नहीं जानते, इनको नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हैं। इन्होंने आगे सर्वेयर्स को भेजा हुआ है, वो मार्केट में जाके कुछ लिख कर ले आते हैं, ये उसको कंप्यूटर में डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर से एक परसेंटेज निकल आती है और वो उसको रेटिफाई कर देते हैं या उसको रोजी बना देते हैं। हमारे एक जो दरमियान एक मैसिव डिस्कनेक्ट क्रिएट हो रहा है, वो हमें एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहा है। देखें आप पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने पूछा कि दाल की कीमत बताएं, एक कॉमन आदमी बता सकता है कि उसकी रेंज क्या है। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉमन रेंज क्या है। 185 रुपीज टू 160 रुपीज तक उसकी प्राइसेस हैं। आपको पता है कि वहाँ पार्लियामेंटेरियंस कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उनको अंदाजा ही नहीं है, दूध की कीमत का नहीं पता। यहाँ पूछा गया, तो अवाम के मसाइल से जब आप डिस्कनेक्ट होंगे और आपकी इकोनॉमिक टीम ऐसी होगी जो डिस्कनेक्ट होगी, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। अली साहब, एक ब्रेक का भी इंस्ट्रक्शन मैं चाहूंगी कि इस चीज़ को मजीद आगे बढ़ाएं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मजीद इन्हीं बातों को आगे भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ कैपिटल मार्केट्स के हवाले से भी बात करेंगे कि यहाँ पर लेवरेज प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बावजूद यहाँ पर वॉल्यूम्स जो हैं हमें ऑल टाइम लो नजर आ रहे हैं मार्केट में। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज मार्केट्स।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे, अब जिस तरह से अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें कि हम जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनको तो पता ही नहीं है कि आवाम हमारी मासेस जो है इस वक्त क्या मसाइल हैं उनके और किस तरह से ओवरबर्डन होते हुए नजर आ रहे हैं उनके इकदाम से। मजीद मैं चाहूंगी कि आप इसी को हाईलाइट करें। हमारी इकोनॉमिक टीम पर बिलखसूस आप क्या कहेंगे कि हमारे प्रोफेशनल्स की टीम है वो क्यों नहीं एक इकोनॉमिक डायरेक्शन सेट कर पा रहे हैं? देखिए, उसमें असल में बात ये है कि हमारी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स किस्म की टीम है। हमारे यहाँ लीडरशिप जो होती है वो अमूमन ये होती है कि हम जैसे मैं आपको बताता हूँ, राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस। यानी एक बहुत अच्छे शख्स को हम ऐसे हालात में ले आते हैं जिनको जो उसके काबू में नहीं होते। आप खुद जानते हैं कि डॉक्टर हफीज शेख साहब कितनी दफा कह चुके हैं कि वो जो मेजर्स लेना चाह रहे हैं ऑस्टेरिटी के या इवन टैक्स कलेक्शन के, वो इस एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते क्योंकि उनको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेवर नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि दूसरी मेंबर आपकी टीम की काफी अरसे तक रही हिना रबानी खर साहिबा, और उसमें मतलब आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शी इज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वी नीड टू गो डीपर। हमें और गहराई में जाना पड़ेगा कि हम अपनी इकोनॉमिक टीम किस तरह बनाते हैं। फिर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके ये इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और ब्यूरोक्रेसी किस तरह से फंक्शन करती है हम जानते हैं। अब बात यह है कि एक अजीब सा एक रेख्ता, एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं आ रही है। देखिए ना, रिजल्ट्स नहीं निकल रहे ना, हम कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा निकलता नहीं है। और फिर हमारे जो सजेशंस भी आते हैं, जैसे वो आपको पता है एजेंडाज आ जाते हैं 9 पॉइंट 10 पॉइंट 11 पॉइंट, पार्टीज एकदम से इस चीज पे, पर उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? हमारे पास वो वसाइल ही मौजूद नहीं है। और हम क्या करते हैं, आंत के डॉक्टर से दांत का इलाज करवाते हैं, दांत के डॉक्टर से आंत का इलाज करवाते हैं। हम एक कमर्शियल बैंकर को ले आते हैं, हम कहते हैं कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक में बहुत बड़ा फर्क है, और कमर्शियल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके एक फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर रहे, व्हाट इज, आप बोल रहे हैं कि ही इज वेरी एबल एंड वेरी एप्ट फॉर दिस पोजीशन। हाउ कैन यू प्रोपाउंड दिस? आप किस तरह से ये बात कर सकते हैं भाई? आप कह रहे हैं कि एक शख्स है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं दांत के डॉक्टर को जाके दिखाऊं, वो मुझे ठीक कर देगा। इट्स गॉट नथिंग टू डू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये बात ये कि इसमें आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके दिल में अवाम का दर्द हो। देखें, ये लीडरशिप की बात कर रहा हूं, बिल्कुल लीडरशिप की बात करूं। यानी लीडरशिप का मतलब ये है कि जो उस सरबराह है उस पूरे इदारे का, उसके लिए उसके दिल में अवाम का दर्द होना चाहिए और उसमें फलाही रियासत के लिए काम करने का, फलाही मुमलिकत के लिए काम करने का जज्बा होना चाहिए। अभी देखें, टैक्सेशन की भी जब हम बात करते हैं कि ये मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि ये हम रॉबिनहुड बन गए। अब मीडिया पर आकर मैंने देखा काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हम रॉबिनहुड की तरह अमीरों से सब कुछ ले लें और गरीबों को दे दें। लेकिन आप जानते हैं हमारे मुल्क के अंदर अमीर तबका जो है या सरमायाकार तबका जो है, या जिसे आप कह लें कि इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं, वो कैसे ये परमिट करेंगे? जब हम उनको पहले से ही अवेयर कर देते हैं कि हम आपसे सब कुछ छीन लेंगे, हम आपसे सारे टैक्स ले लेंगे, तो वो फौरन घबरा जाते हैं और फिर वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करके वो आने नहीं देते। आप कह रहे हैं कि जी RGST लगेगी और ये होगा वो होगा, उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया, कहाँ आपका अप्रूव हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। देखें, पार्लियामेंट के सामने वो गया, खत्म हो गया। और उसके अलावा अब भी देखें ये ऑर्डिनेंस जो आया, बिल्कुल मैं बात आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि रिफॉर्म GST, तो अभी उसके नाम पर अभी हम लोग इतनी हाइप क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमने तो फिस्कल ईयर 2012, अब जो आने वाला फिस्कल ईयर हमारा स्टार्ट होने वाला है माली साल, उससे हम ये इम्पोज कर रहे हैं। सेल्स टैक्स पे एग्जेम्पशन हमने हटा दी है। यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब उस चीज़ का, अब जो नए टैक्स मेजर्स की हमने एक हाइप क्रिएट की हुई थी, जो पार्टीज भी हमें अपोज करती हुई नजर आई, इससे आगे हमारी मईशत को क्या असरात होंगे? देखिए, जो अगला देखें, एक तो हो गई ना मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपके पास आ गई। फिस्कल पॉलिसी जो है ये बजट है, एक्सपेंडिचर्स हैं, टैक्सेस हैं, यानी हुकूमती अखराजात हैं, उसकी महसूलात हैं, किस तरह से अपने घर को चलाया जाएगा पूरे साल के लिए। अब उसकी प्लानिंग इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये जो आपने प्रोमिनेंट दो चीज़ें मेंशन की, एक तो RGST मेंशन की, दूसरी आपने बाकी जो टैक्सेशन के बारे में मेंशन किया जिसमें फ्लड सरचार्ज भी। अब देखें, आप देखें जापान में आपने देखा इस तरह से कि उन्होंने सुनामी सरचार्ज लगा दिया सारे लोगों को पकड़ के, कि जिन जिन लोगों पे सुनामी नहीं आया वो सुनामी सरचार्ज, बिल्कुल, तो वहां तो कुरान मच जाएगा। देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ ये सिर्फ पैसिफाई करने के लिए, IMF ने आपको कहा कि आपने इतने बिलियन इकट्ठे करने हैं, आपके पास है नहीं, तो आपने क्या किया कि आपने फ्लड सरचार्ज के नाम पर उनको पे करने के लिए पैसे लिए। देखिए, आपको जस्टिफाई करना है कि आप 53 बिलियन अगर आप कमाना चाह रहे हैं एडिशनल, आप कह रहे हैं कि जी हम 53 बिलियन आ जाएंगे, तो किस लिए जाएंगे? क्या वो फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर,
यानी वो जगह जो सैलाब से तबाह हो गई उनकी बेहतरी के लिए या IMF का लोन वापस करने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। हमारा अभी तो फोकस यही है कि IMF की हमने रीपेमेंट का सिलसिला भी स्टार्ट अभी आपको पता है ये रीपेमेंट की बात आपने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की। आपको पता है कि अभी ज़राया अब्लाग में ये बात आ रही है कि हम और लोन ले रहे हैं ताकि हम उनका लोन वापस करें। कर सकते हैं। बिल्कुल, जो नेक्स्ट ट्रांचेस के हम अभी इस वक्त आसरे में बैठे हुए हैं वो उसके भी यही हवाला दिया जा रहा है कि हम रीपेमेंट में उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन तो ये पुअर प्लानिंग नहीं है तो और क्या है? देयर इज अ टाइम, मतलब हमें जाहिर बात है हम काफी अरसे तक रिकंसिलिएशन करते रहेंगे, पैसिफाई करते रहेंगे, लेकिन कभी तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहना पड़ेगा कि भाई आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो ये सब कुछ हो रहा है ना। बिल्कुल सही। आपको प्लान आउट करना है। आप कह रहे हैं कि जी हम ये टैक्स लगा, आप दे क्या रहे हैं? आप देखें, बात ये कि आप टैक्स लगाकर कुछ वापस देते हैं, ये इस्तेहसाली यानी डिस्क्रिमिनेटरी या एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स नहीं हो सकता, ना ये इस्तेहसाली हो सकता है या ना ये मुतासिबाना हो सकता है। ये तो विलिंगली लोग देते हैं। आप देखें टैक्स का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। लोग खुद वॉलंटरली आकर रजाकाराना तौर पर टैक्स देते हैं नेचुरली, और किसी पे जबरदस्ती नहीं। आप और उन रेवेन्यू से आपके मुल्क में क्या फर्क पड़ रहा है वो उस चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक और ब्रेक का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कस करें मजीद। और कैपिटल मार्केट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा फोकस रहेगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग द न्यू टैक्स मेजर्स जो लिए गए हैं हमारे पिछले दिनों। मैं यही शॉर्ट में मुझे बताइएगा अली साहब कि अब इन नए टैक्स मेजर से हम एडिशनल रेवेन्यू से कितना IMF को खुश कर सके और कितना अपनी मईशत के लिए कुछ कर सकेंगे। देखिए IMF तो खुश नहीं होगा। IMF तो अपना उधार आपको दिया वो वापस लेगा। बिल्कुल, वो तो, और उसको खुश करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो एक रिश्ता होता है ना कर्जेदार और मतलब उधार देने वाले का, ये बड़ा मुश्किल रिश्ता होता है। दूसरी बात ये है कि ये हम अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेली एक्सपेंड, आपको पता है ना कि ये तो आपके सिर्फ डेली एक्सपेंडिचर्स के लिए होगा, रोजमर्रा के लिए होगा। तो इसमें आप जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी तरफ आप मेरे ख्याल नहीं जा सकेंगे। पहले ही आपको पता है PSDP कट हो चुका है। बिल्कुल, तो ये हम हर दफा देख रहे होते हैं जी। अच्छा अली साहब, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी कैपिटल मार्केट्स के हवाले से, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेवरेज प्रोडक्ट जो इतना अवेट किया जा रहा था, व्हाई आर द वॉल्यूम्स अप टू द मार्क? देखिए इसकी वजह ये है कि हमारे लोग जो हैं वो किसी और चीज में मसरूफ हैं इस वक्त, और आपको पता है कि वो क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट आपका डायरेक्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया किसी और तरफ, तो इस वजह से हमें पार्टिसिपेशन इस वक्त इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन कम हो गई है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी लोगों में कम है। हाँ। और फिर आपको पता है कि मई का महीना जो है इसमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिवायती तौर पर थोड़ा सा फॉल आता है। अच्छा, तो लोग उसके लिए जो है ना प्रिपरेशन कर लेते हैं और वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा, यानी ऊपर नीचे बहुत जाती रही है मार्केट, और इसके पीछे अब यही कहा जा सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ अहम ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आप खुद देखें कि 20 मिलियन टर्नओवर के साथ मार्केट के अंदर 200, 300, 400 पॉइंट्स की ऊपर नीचे होना, ये तो मेरे ख्याल से लॉजिकल नहीं है। ऑल वी कैन डू इज होप फॉर द बेस्ट कि आगे जाके हमें थोड़े कदरे बेहतर वॉल्यूम्स हमें नजर आए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर इन द स्टूडियोज टुडे मिस्टर अली नासिर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड फॉर फीडबैक एंड सजेशंस यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एट arch.markets@arch.tv। जरूर अपने फीडबैक और सजेशन से हमें आगाह कीजिए। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मई के महीने में हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो लो वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं, विच रिफ्लेक्ट्स कि लो पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन हमें मिनिमल नजर आती है। लेकिन लास्ट वीक ऑन वीक बेसिस हमने मोर देन 50 पॉइंट्स तक का नेट लॉस देखा है स्टॉक मार्केट में। लेट्स सी इस हफ्ते किस तरह का रुझान रहता है इन्वेस्टर्स का। दैट्स ऑल फॉर नाउ इन आज मार्केट्स। फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स कीप वाचिंग आज न्यूज़। आई एम लीना शिकरी।